ओके, तो लेट्स जंप ऑन टू अनदर कंसेप्ट दैट इज नथिंग बट कुछ डेफिनेशंस अपने एक्ट के अंदर जो दी है हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं, एंड दोज आर गिवन इन सेक्शन 2। जैसे कि आपने कल भी लाइक हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपसे पूछा था अभी स्टार्टिंग में कि डेफिनेशन कोई भी एक्ट की कौन सी सेक्शन में दी जाती है, तो दे आर ऑलवेज गिवन इन सेक्शन 2। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे असेसी की। असेसी एक ऐसा बंदा है जिसको टैक्स पेएबल दिखता है, टैक्स पेएबल उसको होता है, किसको? गवर्नमेंट को। ही इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। और टैक्स के साथ साथ कोई अदर सम ऑफ मनी भी उसको पेएबल है। जैसे कि अगर उसने टाइमली टैक्स पे नहीं किया, आई रिपीट, उसने टाइमली टैक्स पे नहीं किया तो उसको कुछ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन ये भी पे करना पड़ता है, और वो हम लोग डालेंगे अदर सम ऑफ मनी के अंदर। ठीक है, आगे इन एडिशन इट इंक्लूड्स every person in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the purpose of assessment। इन सिंपल वर्ड, जिस बंदे के ऊपर असेसमेंट चालू है, असेसमेंट माने अपना जो वार्तालाप होता है, मैंने आपको संकल्प एक साहिल का एग्जांपल दिया था। वो भाई साहब इनकम दिखा रहे हैं 3 करोड़, एक्चुअल में इनकम है 5 करोड़। तो डिपार्टमेंट उनके ऊपर लेट से नोटिस वगैरह इशू करेगी कि भाई हमारे हिसाब से तो आपकी इनकम 5 करोड़ है, एंड आपने तो सिर्फ 3 ही करोड़ शो की है। तो फिर वो कुछ वार्तालाप जो होता है उसे हम लोग असेसमेंट बोलते हैं। इन बिटवीन अगर वो असेसमेंट के अंदर कोई और भी अगर बंदे का इनकम मिल जाता है तो उस बंदे के ऊपर भी क्या हो जाएगी? प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेट करना सब लोग, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अभी लेट्स से मिस्टर साहिल का केस चल रहा था, असेसमेंट चल रही थी साहिल के ऊपर। साहिल ने दिखाई 3 करोड़ की इनकम, और एक्चुअली डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आपकी इनकम 5 करोड़। कितनी है? 5 करोड़। अभी हुआ ऐसा कि डिपार्टमेंट ने फिर वो सब नोटिस वगैरह इशू की साहिल के ऊपर, एंड डिपार्टमेंट इज लाइक आपको तो 5 करोड़ इनकम होने के बाद एडिशनल 2 करोड़ पे टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन साहिल बोल रहा है नहीं नहीं सर, मेरी इनकम तो 3 ही करोड़ है। फिर डिपार्टमेंट ने उनके सब वो ऑडिट विडिट किया, स्पेशल ऑडिट किया, तो उसके अंदर है ना, लेट से अथर्व का नाम निकला। अथर्व एक बंदा निकला, और ये अथर्व की भी इनकम वहां पे कुछ ना कुछ शो रही अथर्व के नाम पे, जो कि वो भाई साहब ने डिपार्टमेंट को टैक्स पे ही नहीं किया था। तो डिपार्टमेंट कैन इशू प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दिस अथर्व ऑल्सो, एंड ये अथर्व भी फिर असेसी माना जाएगा। तो एक ही केस में दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके, ध्यान से सुनना, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके डिपार्टमेंट उसके ऊपर भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? असेसी बोलेंगे। फिर उसकी इनकम हो, हिज इनकम या हिज द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही इज असेसेबल, किसी और बंदे के लिए वो असेसेबल है। जैसे कि ये जो माइनर होते हैं ना, माइनर, तो माइनर की एक्चुअली इनकम टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि माइनर की इनकम उनके पेरेंट्स के इनकम में क्लब होती है, मर्ज होती है। जैसे कि तुम अभी देखोगे डांस इंडिया, डांस डांस प्लस 6, इसमें जो छोटे छोटे बच्चे वो कंपटीशन में हिस्सा लेके जो पैसे जीतते हैं, दे विन सर्टेन अमाउंट, तो अमाउंट उनको टैक्सेबल नहीं होती है, वो अमाउंट उनके पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है, बिकॉज जो अमाउंट जीत रहा है वो माइनर है, और माइनर के ऊपर टैक्स नहीं है। ठीक है, तो माइनर की इनकम उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियन की इनकम के अंदर क्लब हो जाती है। तो ये है वो पॉइंट, कौन सा वाला? द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही इज असेसेबल, वो असेसेबल हो जाता है। ठीक है, द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, फिर इनकम ऑलवेज इंक्लूड लॉस, क्योंकि आप अगर इनकम कमा रहे हो ना, तो उसमें फिर लॉस भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए लॉस भी यहाँ पे बोला हुआ है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन। रिफंड बहुत सी बार डिपार्टमेंट से अपने को पैसा मिलता है, क्यों? हमने एक्सेस टैक्स भर दिया होता है। अभी वो क्या है, कैसा है, प्रोविजन हम लोग देखने वाले हैं अपने अपने जो रेगुलर बैचेस उसके अंदर, क्योंकि टीडीएस की कुछ प्रोविजन है, एडवांस टैक्स की कुछ प्रोविजन होती है, मैट की, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की कुछ प्रोविजन होती है, बराबर। तो इसके अंदर है ना, कुछ पैसा गवर्नमेंट को एक्सेस चले जाता है। आई रिपीट, सम अमाउंट ऑफ मनी इज लाइक पेड टू गवर्नमेंट इन एक्सेस। तो जो एक्सेस पैसा है वो अपने को रिफंड मिल जाता है, तो जिसको रिफंड इशू किया जाता है वो भी यहाँ पे एसएससी माना जाता है। देन एवरी पर्सन हु इज एसएससी
डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, डीम्ड असेसी भी माना जाता है जिसको, वो भी असेसी में आ जाएगा। एंड जो असेसी इन डिफॉल्ट है अंडर दिस प्रोविजन, जैसे कि आपने रेड मूवी देखी होगी, रेड, तो रेड मूवी के अंदर वो भाई साहब जो होता है जिसके ऊपर रेड होती है वो डिफॉल्टर होता है, तो वो भी एक्चुअली असेसी माना जाता। असेसी इन डिफॉल्ट इज आल्सो नोन एज असेसी ओनली। आपको डेफिनेशन समझी क्या, बताएंगे? यस सर, ऑल ऑफ यू प्लीज बताइए, हैव यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन ऑफ असेसी? बोलो जल्दी बताएं। फटाफट से, आदित्य, अनुष्का, अथर्व दोनों, गायत्री, हर्ष, हर्षदा, हिता, जिनिशा, महादेव, हैव यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन? फटाफट से बताएंगे। यस, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज असेसमेंट। ये असेसमेंट की डेफिनेशन मतलब अपन ने एक्चुअली डिस्कस कर ली है, तो सिर्फ उसको रीड करना बाकी। असेसमेंट का डेफिनेशन इज गिवन इन 2(8), सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। दिस इज द प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड। असेसी की इनकम कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो ये प्रोसेस को असेसमेंट बोला जाता है। इट मे बी बाय वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट और रीअसेसमेंट, प्रीवियसली असेस्ड और असेसमेंट प्रोसीजर, बराबर। एक्चुअली असेसमेंट प्रोसीजर आपको नेक्स्ट लेवल पे, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना आपको समझना चाहिए कि असेसमेंट मतलब एक प्रोसीजर होती है, वो यूज करके असेस की इनकम डिटरमाइन की जाती है, निकाली जाती है। असेसी की इनकम निकाली जाती है, उस प्रोसेस को हम असेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पर्सन। अच्छा, असेसमेंट की डेफिनेशन अगर आ गई है तो मैं आपको असेसमेंट ईयर की भी डेफिनेशन यहाँ पे तुरंत दिखा देता हूँ। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। कौन से सेक्शन में दिए, बोलो? सेक्शन 2, सॉरी 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 माय मिस्टेक, 8 नहीं है ये 9 है, सबसेक्शन 9 के अंदर दिए। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जिसके अंदर हम टैक्स पे करते हैं। सर प्रीवियस ईयर जिसके अंदर हम टैक्स क्या, सॉरी, इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ, पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन पर्सन पर्सन, तो पर्सन कौन है हमने ऊपर भी देखा, इधर भी देखते हैं। पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर। The definition of assessee leads us to the definition of person, as the former is closely connected with later. Person और assessee दोनों connected, बराबर। The term person is important from another point of view also, that is charge of income tax is on every person। हमने ऊपर देखा था ना, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, ये सब क्या हो गए, पर्सन हो गए। और पर्सन अगर है तो असेसी अपने आप हो जाएगा। इसके लिए ये दोनों डेफिनेशन क्या है, इंटर रिलेटेड। तो देखिए ये आ गई आपकी डायग्राम सामने। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI। सर AOP BOI का फॉर्मूला क्या है, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्संस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसको बैंक ऑफ इंडिया मत लिख देना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देन लोकल अथॉरिटी, ये जो नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब लोकल अथॉरिटी। और ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोले तो डाइटीज, जैसे कि अपना तिरुपति, तिरुमला देवस्थानम, साई बाबा शिरडी के, बराबर, ये सब क्या हो गए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सारे के सारे उन्होंने किसमें इंक्लूड किए हुए हैं, कौन से डेफिनेशन में, पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किए हुए हैं। सबको पर्सन की डेफिनेशन समझी है, बताएंगे? ये सॉरी, बराबर है। एटलीस्ट कंटेंट्स बता रहा हूँ, कंटेंट सबको समझे हम लोग, वन बाय वन तो वैसे भी देखने वाले, डोंट वरी। अभी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोले तो कौन, नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, बराबर ना। तो द टर्म individual means only a natural person, that is human being, and it includes both males and females. Okay, it also includes a minor of or a person of unsound mind। उसमें minor भी आता है, unsound mind मतलब cracked mental। But the assessment in such a case may be made on the guardian or manager of minor or lunatic who is entitled to receive income। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, डांस इंडिया, डांस प्लस, इनके अंदर जो माइनर पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो इनकम अर्न करते हैं, उसके ऊपर उनके कौन है, गार्डियन या मैनेज जो उनको करते हैं वो, या तो पेरेंट्स, वो असेसमेंट में
इंक्लूड किए जाते हैं। इन द केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन असेसमेंट वुड बी मेड ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर डिसीज्ड पर्सन कौन होता है? जा चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी, तो उनको अपन डिसीज्ड पर्सन बोलते हैं। तो उनके ऊपर केस किसके ऊपर चलती है, दैट इज असेसमेंट किसके ऊपर चलती है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो ऑथोराइज्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे लॉयर्स, लॉयर्स उनके भी आपके केस कंटिन्यू करते हैं, असेसमेंट कंटिन्यू करते हैं। एचयूएफ आपको थोड़ा बहुत सुना होगा आपने, तो वही कंसेप्ट लेके मैं चलूंगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके अंदर कर्ता होता है, आपने सुना होगा 11th 12th के अंदर, जिसके अंदर कौन होता है? कर्ता। और कर्ता के जो अलग अलग बोलते हैं ना मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, उनको अपन को पार्टनर्स बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आर नोन एज को पार्टनर्स। ये देखो, some members of the HUF are called co-partners, और they are related to each other and to the head of family. हेड ऑफ फैमिली कर्ता होता है, और कर्ता के नीचे उनके सब क्या होता है? मेंबर्स होते हैं। अभी हिंदू को पर्सनरी के हिसाब से, ध्यान से सुनना सब लोग, कॉन्सेंट्रेट करना। हाँ, अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। 6 सितंबर 2005 से लेके, डेट बड़ी स्पेसिफिक है और आपको याद रखनी है। 6 सितंबर 2005, दैट इज 6 सितंबर 2005 से लेके, डॉटर्स हैव आल्सो बीन accorded co-partnering status, and it may be noted that only the co-partners have a right to participate. देखो, मतलब डॉटर को भी उसमें इंक्लूड किया गया है को-पार्टनरी स्टेटस में, और डॉटर भी फैमिली का बंटवारा डिमांड कर सकती है। शी हैज द राइट टू पार्टीशन। पार्टीशन माने बंटवारा। अभी 3 भाई है, 3 भाइयों में बंटवारा हो गया, 4 भाई है, 4 भाइयों में बंटवारा हो गया, 2 भाई 1 बहन है, तो बहन कैन ऑल्सो डिमांड बंटवारा एज ए राइट। यहाँ पे बोला हुआ है क्योंकि 6 सितंबर 2005 से वो डिसीजन आ चुका है, और को पर्सनरी स्टेटस के हिसाब से डॉटर को भी उसमें राइट ऑफ पार्टीशन दिया हुआ है। तो डॉटर लोगों जरा सतर्क हो जाना, ठीक है। अगली लाइन भी आपकी फेवर में। हाँ ये प्लीज 1 मिनट से खत्म कर देता हूँ। हाँ, आपका डाउट आने देता हूँ, एक लाइन है सिर्फ खत्म कर देता हूँ, उसी की रिलेटेड है। A daughter of a co-partner by birth shall become a co-partner in her own right in the same manner as a son. मतलब सन के बराबर का हिस्सा डॉटर को भी मिलेगा को-पार्टनर में, तो वो भी क्लेम कर सकती है पार्टीशन, वो भी उसका बंटवारा, उसका हिस्सा क्लेम कर सकती है असेट्स ऑफ द फैमिली के बीच में। यस प्लीज, आपका डाउट आने दो। सर डॉटर को पार्सन हो सकती है, पर अगर मतलब उनके पिताजी की प्रॉपर्टी हुई तब ना। अगर समझो उस डॉटर का भाई है, उसकी प्रॉपर्टी हुई, तो उसमें वो को पार्सन नहीं हो सकती ना। नहीं ना बेटा, वो कैसे होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का तो फिर कंसेप्ट ही ब्रेक हो जाएगा ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हाँ एकदम सही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब क्या? फादर एक करता है और उसकी जो बेटे बेटियां है ना, उसके बीच का रिलेशन है। इज दिस क्लियर? परफेक्ट है, समझे? ओके, नेक्स्ट है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, Jain undivided families and Sikh undivided families would also be assessed as HUF. जैन की जो अनडिवाइडेड फैमिलीज है एंड सिख की अनडिवाइडेड फैमिलीज है, वो भी एचयूएफ के अंदर असिस्ट की जाएगी, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला हुआ। आगे कंपनी, अच्छा उसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट में और एक चीज दी थी एचयूएफ का, वो भी बताना जरूरी है आपको, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 also does not indicate that a HUF as an assessable entity must consist of at least 2 male members or 2 co-partners. ऐसा कहीं भी उन्होंने इंडिकेट नहीं किया हुआ है। HUF सिंपली करता है और उसके को-पार्टनर्स है, तो अपने आप HUF के स्टेटस के अंदर वो आ जाएंगे। सिंपली मींस एक करता है दैट इज पेरेंट, मतलब फादर, और उनके जो 2 बेटे हैं, या एक बेटी एक बेटा है, या 2 बेटियां हैं, तो दे कैन ऑल्सो हैव द राइट टू क्लेम एज को-पार्टनर। बराबर है? ओके, नेक्स्ट कंपनी। कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर। अभी कंपनी 2 प्रकार की दी हुई है आपके इनकम टैक्स एक्ट में, एक है डोमेस्टिक कंपनी, एक है फॉरेन कंपनी। एक है डोमेस्टिक कंपनी, एक है फॉरेन कंपनी। अभी डोमेस्टिक कंपनी क्या है, उसके पहले अपन देखते हैं कंपनी क्या होती है। अंडर द एक्ट, द एक्सप्रेशन कंपनी मीन्स any Indian company
as defined in section 226 or any body corporate under the laws of a country outside India that is foreign company, वो भी body corporate के बोल के अपने company में include की जाती है. Any institution or association which is or which was accessible as a company under the income tax act previous वाला 1922 वाला, and any institution, अब ये पुराने वाले एक्चुअली रहे नहीं अभी, तो सिर्फ दे के रखा उन्होंने. Any institution or association whether incorporated or not, whether Indian or non-Indian, which is declared by general or special order of the CBD. CBD ने बोला है तो वही वो कंपनी मान ली जाएगी. इंस्टीट्यूशन कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ बॉडी कंपनी है, भले वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो. ये पुरानी वाली बात है. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे अपनी बात चल रही थी क्लासेस ऑफ कंपनीज, मैंने 2 टाइप की क्लासेस आपको बताया. एक है डोमेस्टिक कंपनी, एक है फॉरेन कंपनी. आई रिपीट, एक क्या है डोमेस्टिक कंपनी और एक क्या है फॉरेन कंपनी. तो चलो ध्यान से सब लोग देंगे. डोमेस्टिक कंपनी means an Indian company or any other company which in respect of its income liable to tax has made prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends, including dividend on preference shares within India payable out of such income. ऐसी कंपनी जो इंडियन है और एनी अदर कंपनी which in respect of its income liable to income tax, उनको पता है कि हमारी इनकम पे इनकम टैक्स लगने वाला, तो उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स करके रखी है उनका डिविडेंड डिक्लेयर और पे करने के लिए, जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर का भी डिविडेंड इंक्लूड किया जाएगा. वो होती है डोमेस्टिक कंपनी. इंडियन कंपनी दो कंडीशन है. 2 conditions should be satisfied so that a company can be regarded as an Indian company. बहुत ही सिंपल है. पहली कंडीशन, the company should have been formed and registered under Companies Act 1956 या अपने नए वाले एक्ट में भी फॉर्म हुई रहेगी तो भी चलेगा. एंड रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया. रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस दोनों में से कोई भी इंडिया में होना जरूरी है. फॉरेन कंपनी बहुत ही डेंजर डेफिनेशन है, देखना आप हंसेंगे. फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 ए के अंदर. Foreign company means a company which is not a domestic company. अरे रे, बहुत ही हार्ड डेफिनेशन थी ना. तो आपको डायग्रामेटिक भी प्रेजेंटेशन सामने दिख रहा होगा क्लासेस ऑफ कंपनीज के अंदर, डोमेस्टिक एंड फॉरेन. अभी बात है फॉर्म की. फॉर्म बोले तो पार्टनरशिप फॉर्म बराबर है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से फॉर्म की जाती है. उसके अंदर एलएलपी भी इंक्लूड की गई है और एलएलपी का एक नया एक्ट भी बन चुका है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बराबर. अब ये एलएलपी क्या कंसेप्ट है, तो ये एक पार्टनरशिप का ही वर्जन है और उसको कंपनी का टच लिया है, लिमिटेड लायबिलिटी का टच लिया है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो लिमिटेड लायबिलिटी ये एलएलपी में आ गया और उसको कंपनी का एक टच दिया हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी का टच दिया हुआ है. हाउएवर फॉर इनकम टैक्स पर्पस, ध्यान से सुनना, however income tax purpose के लिए a minor admitted to the benefits of existing partnership would also be treated as partner. माइनर पार्टनर होता है, आपकी पार्टनरशिप याद करना, उसमें माइनर पार्टनर को भी जगह दी हुई है, तो वो बेनिफिट्स के लिए वहां पे पार्टनर ट्रीट किया जा सकता है. इतना आपको याद रखना टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. देन ठीक है ना, पार्टनर्स और पार्टनरशिप हम किसको बोलते हैं वो बोला हुआ है आपको. हाँ, ये अगला एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कि बहुत से लोग साथ में आके उनका एक बोलते हैं ना जॉइंट एंटरप्राइज बनाते हैं. क्या बनाते हैं? जॉइंट बिजनेस बनाते हैं, वेंचर बनाते हैं, उन्हें हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं बराबर. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर यश कॉमा एबी एंड कंपनी फॉर्म एंड एक्स प्राइवेट लिमिटेड join together to carry on construction activity otherwise than as a partnership firm. यश इंडिविजुअल है, एबी एंड कंपनी ये पार्टनरशिप फॉर्म है, एक्सपी लिमिटेड ये कंपनी है, तो तीनों का एक कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट एसोसिएशन ऑफ पर्संस. तो वो भी एक अलग एंटिटी मानी जाए, इनकम टैक्स की नजर में ये अलग एंटिटी रहे. देन आता है तुम्हारा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ने एक बॉडी बनाई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, शैल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन वेदर और नॉट उनका ऑब्जेक्ट इनकम कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं भी है,
तो भी उनको अपन क्या बोल सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल सकते हैं। ये भी एक एसोसिएशन है। सो अकॉर्डिंगली इवन इफ such entities have been formed not for earning an income or profit, still they are person। जैसे कि अपना सेक्शन 8 कंपनीज होती है ना, एनपीओ वाली, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनीज होती है ना, बराबर। यस। अभी डिफरेंस क्या है दोनों में सर, एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस है, वो भी मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखना। इन केस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर्स। वैसा एओपी में नहीं था, अगर आपने देखा अपने एग्जाम्पल में, यश इंडिविजुअल था, एबी कंपनी फर्म थी, और एक्स कंपनी ये एक्चुअल कंपनी थी। तो नॉन कंपनी और कंपनी और इंडिविजुअल सब साथ में आके काम कर सकते थे, वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में वैसा नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल ही चाहिए। सबको समझा क्या, बताएंगे? यस सर, परफेक्ट है, बोलो बोलो बोलो, क्लियर, आर यू गेटिंग दिस, बताएंगे प्लीज ऑल ऑफ यू। आदित्य, अनुष्का, अथर्व, अवंतिका, हर्ष, जिनिशा, प्रणीता, साहिल, सेजल, विक्रम, ज्योति, बताएंगे। ओके, आप चैट के थ्रू बता रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मैंने अभी बताया ना भाई, म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब क्या हो गए, ये जो गवर्नमेंट बना के देती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, लेकिन ये सब क्या हो गए, लोकल अथॉरिटी हो गए, तो वो भी पर्सन मानी जाएगी। आगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिकल पर्सन, ये क्या होते हैं, दीज आर द एंटिटीज विच आर नॉट नेचुरल पर्सन्स बट आर सेपरेट एंटिटीज इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के नजर में ये सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, और इसको अपन रेसिडुअल कैटेगरी में डालते। देखो, दिस इज दिस इज अ रेसिडुअल कैटेगरी एंड कुड कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन्स विद जुरिस्टिक पर्सनालिटी, जिनके अंदर डाइटीज, डाइटीज बोले तो ये देवी देवता अपने, जैसे तिरुमला देवस्थानम मैंने आपको बताया, साई बाबा बताया, तो उनके जो संस्थान से बराबर है, वो किस में आ जाएंगे, डाइटीज में आ जाएंगे। देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई जिसको अपन बोलते हैं, मैं बीसीसीआई नहीं बोला, मैं बीसीआई बोला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देन यूनिवर्सिटीज, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स में इंक्लूड किए जाते हैं। सबको समझा क्या, बताएंगे यस और नो, परफेक्ट है, एकदम क्लियर। आई नीड योर रिस्पॉन्स, फटाफट बताएंगे। यस सर। परफेक्ट एकदम, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक का, दो का, पांच का यस सर नहीं, सबका यस सर आएगा तो मजा आएगा, अदरवाइज सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो तो मजा नहीं आएगा ना भाई। तो सबको प्रॉपरली समझा है तो ही आप टेस्ट दे पाओगे अच्छे से, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे पाओगे अच्छे से। वैसे भी आपकी जो गूगल फॉर्म की टेस्ट रेडी है, अगर मैं आपको सवाल कुछ शेयर करना चाहूँ, अगर मैं कुछ सवाल आपको शेयर, बोलते हैं सवाल नहीं, मैं डायरेक्ट टेस्ट ही आपको शेयर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो आपको मैं सिर्फ एक बोलते हैं ना, एग्जाम्पल के बेसिस पे वो टेस्ट शेयर करना चाहूंगा। शैल आई कंटिन्यू विथ टेस्ट, आपको पैटर्न दिखा सकता हूँ सो दैट यू कैन आंसर इट, बोलो, दिखा सकता हूँ? यस सर। हाँ, अभी तो ये सर ही बोलेंगे ना, क्योंकि एकदम अच्छे से अभी बारी आ गई है अपनी, लेकिन एनालिसिस की बारी आ गई है, राइट। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग द टेस्ट ऑन द स्क्रीन, जस्ट वेट। आर यू एबल टू सी द टेस्ट ऑन द स्क्रीन, बताएंगे प्लीज, दिख रही है आपको? यस सर, यस। दिख रही है, क्या बात है, वेरी गुड। तो देखो अभी ध्यान से, आपको सब कुछ डिटेल्स देनी है, ऑब्वियसली आप डिटेल दोगे ही। अभी उसके अंदर सबसे पहला तो, अभी यस, मैं कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको पूरे नहीं दिखाऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया, डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर। डीमेरिट्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस की डीमेरिट्स क्या क्या है, अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या होता है, बराबर, वो आपको सोचना है वैसे, बराबर। देन सीबीडीटी इज अ पार्ट ऑफ, सीबीडीटी इज अ पार्ट ऑफ, बराबर, आपको चार ऑप्शन दिए, आपको बराबर से वो आना चाहिए, बराबर। देन नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ इज रिटन इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको आना चाहिए। कोई भी प्लीज आंसर नहीं बताएंगे, ये आपको टेस्ट में देना है। आर यू गेटिंग दिस, बताएंगे प्लीज यस और नो, परफेक्ट है एकदम, ऑल ऑफ यू? यस सर। वेरी गुड। तो जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, उसी के ऊपर आपको टेस्ट रहेगी, बराबर।
ठीक है, यस आई अग्री कि कुछ कुछ चीजें मैं नहीं डालूंगा, बट उसमें मैं आपका नॉलेज टेस्ट करूंगा कि आप कैसे सोचते हो, एनालिटिकली सोचते हो, बराबर से आप दिमाग लगा रहे हो क्या नहीं लगा रहे हो, एवरीथिंग आई विल सी इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको सिर्फ बतानी है, एक बहुत फेमस बंदा है जिसके डेफिनेशन में उसने बताया था कि टैक्स ये कंपलसरी चार्ज, आई रिपीट टैक्स ये क्या है, कंपलसरी चार्ज है। वो सिर्फ नाम आपको बता के रखता हूँ सो दैट आपको नॉलेज में रहेगा, और वो नाम है, उसको एक्चुअली उसका स्पेलिंग में आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको वो बराबर से लिंकअप में रहेगा, क्योंकि उसको प्रोनाउंसिएट करने के अलग अलग जरिए हैं। एक टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज टू सोसाइटी, टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज गिवन टू सोसाइटी बेनिफिट्स, सोसाइटी बेनिफिट्स, ये दिया है एक बंदे ने उसके डेफिनेशन में, जिसका नाम है हाय डेल्टन। हाय का स्पेलिंग एक्चुअली HUGH है, और ये डेल्टन, ये आपको नाम याद रखना है। इसने उसके डेफिनेशन में दिया है कि टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज टू सोसाइटी बेनिफिट्स, एंड ये बंदे ने उसको बराबर से उसके डेफिनेशन में डिफाइन करके रखा है, इतना आपको बराबर से याद रखना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएंगे यस सर, परफेक्ट है, डन, एकदम क्लियर, बोलो बोलो बोलो, यस यस ओके, सर। सो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? सब लोग रेडी हो टेस्ट के लिए? ठीक है, सबका आंसर चाहिए, आदित्य, अनुष्का, अथर्व दोनों, अवंतिका, गायत्री दोनों, हर्ष, हर्षदा, गीता, जिनिशा, महादेव, नेहा, प्रणीता, साहिल, सेजल, वैष्णवी, विक्रम, बराबर सब लोग हो? ओके, सो आई विल शेयर द टेस्ट विथ यू ऑन आवर ग्रुप ओनली, और आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को ग्रुप पे ही सेंड करना है, चलेगा? बोलेंगे ऑल ऑफ यू? मतलब जो रिजल्ट वाला जो आएगा ना, उसका इमेज आपको लेना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप पे शेयर करना है आपके नाम के साथ, अदरवाइज आप नाम नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा किसको कितने मार्क्स है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दिस थिंग, ठीक है? तो आई विल बी शेयरिंग द टेस्ट शार्प एट 3:30, एंड आपको फिर उसका क्या करना है, मेरे को इमेज व्हाट्सएप पे शेयर करना है, चलेगा? ऑल ऑफ यू डन विद दिस? बोलेंगे परफेक्ट है? यस सर। यस वेरी गुड, अच्छा थोड़ा सा यस सर। रिएक्शन आता है, यस थोड़ा आवाज मजबूत रखेंगे, संडे है भाई, मुझे पता है आपको कोई जाने की इच्छा होगी आज, और फिर भी मैंने आपके लाइक टाइम में से थोड़ा टाइम ले लिया है, स्टिल सिर्फ हाफ एन आवर की बात है, टेस्ट दे दो और फ्री हो जाओ, ठीक है? तो चलो मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लॉ के लिए और ऑडिट के लिए, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मैं टेस्ट शेयर कर रहा हूँ शार्प 3:30 को, और आपको उसकी इमेज जो रिजल्ट की आएगी मार्क्स की, वो अपने ग्रुप पे ही शेयर करनी है, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।